हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया था वह क्या था। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, उसमें क्या क्या बातें कही गई थी, वो सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 में इंट्रोड्यूस किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहला जो बैठक होती है वो 9 दिसंबर को हुई थी और सेकंड बैठक हुई थी 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर को रेजोल्यूशन मूव किया गया था। यह रेजोल्यूशन था क्यों लाया गया था? यह था जो उस समय के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए, जो इंडिया उसमें फ्री हो रहा था, उसमें इंडिया के लोगों का एस्पिरेशंस क्या था, पीपल्स के एस्पिरेशंस क्या था कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग के लिए। तो क्या फिलॉसफी होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को, किन बेस पे हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था। और इट कैन बी कंसिडर द प्रीएम्बल ऑफ द वास्ट ड्रीम, ये प्रीएम्बल के रूप में स्वीकार किया गया था। जो हमारे उस समय के सपने थे, हमारे ड्रीम्स थे, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर उसमें चाह रहे थे कि वो अचीव हो इंडिपेंडेंस के बाद। न्यू इंडिया के लिए उन्होंने एक ड्रीम रखा था और उन्हीं ड्रीम्स को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में समाहित करने की कोशिश की गई, उसको इसके अंतर्गत लाने की कोशिश की गई। और यही रेजोल्यूशन बाद में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका प्रीएम्बल के रूप में इसको स्वीकार किया गया। इसी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को ही लगभग इसके सारे पॉइंट्स को बाद में प्रीएम्बल में हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रीएम्बल में समाहित कर लिया था। तो ये रेजोल्यूशन पास अडॉप्ट जो मूव किया गया था 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को, यानी 22 जनवरी 1947 को असेंबली के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया था। अब हम लोग समझते हैं कि इसके क्या क्या मुख्य पॉइंट थे, किन किन पॉइंट, मतलब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थे। तो पहला था इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक। तो इंडिया हमारे कैसा होगा? एक तो इंडिपेंडेंट होगा, सोवरेन होगा और रिपब्लिक होगा। इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद है, स्वतंत्र है, अब वह किसी का कॉलोनी में नहीं है। सोवरेन होगा, वह अपने फैसले खुद ले सकता है, इसके लिए उसको इंटरनल हो या एक्सटर्नल, इंटरनेशनल लेवल पे वो अपने जो रिलेशंस है वो स्वयं उसका पूरा निर्णय करने की जिम्मेदारी अब वो पूरा रूप से संप्रभु होगा इंडिया। और रिपब्लिक है, रिपब्लिक यानी यहाँ जो हमारी सरकार होगी वो चुनी हुई सरकार होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। साथ ही साथ इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। जो उस समय ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज है उनका क्या होगा? यूनियन होगा, यूनियन संघ होगा, ठीक ना। और क्या होगा? इंडियन स्टेट्स, जो उस समय के इंडियन स्टेट्स थे, और अदर पार्ट आउटसाइड द ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया के अदर आउटसाइड में भी जो इंडिया के पार्ट है वो भी, और साथ ही साथ इंडियन स्टेट्स एज आर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ द यूनियन। और भी इंडियन के स्टेट्स जो बाद में इंडियन यूनियन का पार्ट बनने की चाह रखते हो, जो ऐसा चाहते हो कि हम भविष्य में फ्यूचर में इंडिया का पार्ट बनेंगे, वो सभी उनका एक यूनियन होगा जो हमारा इंडिया होगा। साथ ही साथ टेरिटरी फार्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनॉमस यूनिट्स। जो ये यूनियन बनाएंगी जितनी भी टेरिटरी होंगी, चाहे वो अभी इंडिया का हो या आउटसाइड इंडिया, वो सभी ऑटोनॉमस यूनिट्स होंगे और एक्सरसाइज करेंगे ऑल पावर्स, जितने भी पावर्स हैं उनका सब उनको मिलेगी। साथ ही साथ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट दोज असाइंड टू आर वेस्टेड इन द यूनियन। तो केवल उनको छोड़ के जो यूनियन को असाइन किया गया है या वेस्ट है, उसको छोड़कर जितने भी पावर और फंक्शंस हैं वो सभी इन टेरिटरीज को दिए जाएंगे। इन टेरिटरीज के लिए ऑटोनॉमस होगी, वो सभी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस ये टेरिटरीज करेंगी, केवल जो यूनियन में है उनको छोड़ के, ठीक। इसके बाद ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल। ये जितनी भी पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर मिलेगी इंडिया को, कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सभी पावर और जितनी भी अथॉरिटी है सोवरेंटी की, ये सब पीपल्स के द्वारा फ्लो होगी। यानी सोर्स जो होगा पावर या अथॉरिटी का
वो पीपल्स होंगे, लोग होंगे। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल हम पढ़ते हैं वो भी आज भी तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया वर्ड से स्टार्ट होता है हमारा प्रियम्बल। तो ये प्रियम्बल का जो सोर्स होगा हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही पास कर दिया गया था कि इसका सोर्स क्या होगा अथॉरिटी और पावर का, वो होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट, ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हमारे आज की प्रियम्बल में देखिए सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की जाती है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को ही गारंटीज दे दिया था कि सभी जितने भी लोग होंगे, यहाँ के सिटीजन्स होंगे, पीपल होंगे, उनको सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगी। साथ साथ क्या होगा, इक्वलिटी होगी, किस चीज़ की, स्टेटस की, एंड अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इन्हें स्टेटस भी होगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और सभी इक्वल होंगे लॉ बिफोर, इक्वल फंडामेंटल राइट्स में हमारे दिया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ। साथ साथ फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसका है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी लोगों के पास, एक्सप्रेशन का फंडामेंटल फ्रीडम रहेगी, बिलीफ की फ्रीडम रहेगी, फेथ का फ्रीडम है और वार्शिप का फ्रीडम है। और क्या फ्रीडम है, वेकेशंस का फ्रीडम है, एसोसिएशंस का फ्रीडम रहेगा, इसके साथ एक्शंस का फ्रीडम रहेगा, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। लेकिन ये सभी जो फ्रीडम मिलेंगी ये लॉ और पब्लिक मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए, ये जितनी भी फ्रीडम है वो सब्जेक्ट टू लॉ और पब्लिक मोरालिटी होंगी, यानी इनको ध्यान में रखकर ही ये सारी फ्रीडम्स दी जाएंगी। आज भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में जितने भी फ्रीडम्स दिए गए हैं आर्टिकल 19 के तहत, उसमें एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। ठीक, इसके अलावा क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था उस समय, all the minorities, backward and tribal areas, depressed and other backward classes shall be provided adequate safeguard। यानी सबको adequate safeguard होगा, जितने भी चाहे वो माइनॉरिटीज हों, बैकवर्ड क्लास के हों, ट्राइबल एरियाज के हों, डिप्रेस्ड क्लास हों या कोई भी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इन सब के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी प्रोविजन है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये सारे रेजोल्यूशंस जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जवाहरलाल नेहरू का 13 दिसंबर का, उसमें ये सारी बातें पहले ही की गई थी, जो बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोविजन के रूप में ये सारी चीज़ें आई हैं। इसके साथ ही साथ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेंटी राइट ऑन लैंड, सी एंड एयर शैल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। इसके साथ जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है कंट्री की, चाहे रिपब्लिक की, या सोवरेंटी है, चाहे वो लैंड का हो, जमीन के धरती का हो, समुद्र का हो या आसमान का हो, एयर का, वो सभी जो है तो एक सिविलाइज्ड नेशन जिस प्रकार का रहता है उसके अनुसार, उसकी जस्टिस और लॉ के अनुसार ही हमारे इंडिया का भी होगा। नेक्स्ट क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। ये जो भारत देश होगा, हमारा कंट्री होगा, हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये पूरी तरह इसका इच्छा होगी और ये फुल करेगा, क्या कंट्रीब्यूशन करेगा, किस में, प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड के पीस में, यानी विश्व वैश्विक शांति में, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं वो हम विश्व वैश्विक शांति में हम भागीदारी करेंगे। साथ ही साथ वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड्स के वेलफेयर के लिए भी वर्क करेंगे हम लोग, अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे कुछ न कुछ। इस प्रकार का जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जो है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फर्स्ट सेशन में देते हैं। तो ये सारे उनके ऑब्जेक्टिव से, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का है जवाहरलाल नेहरू के उस समय के, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको स्वीकार किया और बाद में ये सारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमारे प्रियम्बल में या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में शामिल हुए। तो धन्यवाद, यह था हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे वीडियो। कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।